जय हिंद। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि वीडियो रेगुलर बनाओ और मेरा भी ओपिनियन रहा कि शायद यही एक बेस्ट तरीका है जिससे मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूं। तो कोशिश ये रहेगी कि अब मैं आपके साथ रेगुलर बात करूं। कोई भी छोटे छोटे टॉपिक जो पब्लिक ओपिनियन के लिए मैटर करते हैं, पब्लिक परसेप्शन के लिए, इंडियन लाइफस्टाइल के लिए मैटर करते हैं, या इंडियन यंगस्टर्स या इंडियन पॉपुलेशन के लिए एट लार्ज पे मैटर करते हैं, वो इश्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कल से इंटरनेट पर एक ऐसा इशू चल रहा है जिसको लेकर दोनों तरह की ओपिनियन है मार्केट में। कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ लोग बहुत दुखी हैं। एक ऐसा टॉपिक जो पिछली सरकारों ने हवा में तो छेड़ा लेकिन कभी प्रैक्टिकल करने का ट्राई नहीं किया, प्राइवेटाइजेशन का टॉपिक। प्राइवेटाइजेशन, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो सरकारी हैं। उन सरकारी इंस्टीट्यूशंस का मालिक जो है वो भारत होती है, भारत सरकार होती है। और एक फ़न फैक्ट ये है कि जब मैं ये कहता हूँ कि भारत सरकार मालिक है, तो दरअसल इसका मतलब ये होता है कि उसके मेजॉरिटी स्टेक होल्डर भारत के राष्ट्रपति हैं। आप कभी बैलेंस शीट उठा के देखेंगे तो 51% से ज़्यादा स्टेक भारत के राष्ट्रपति के नाम पे होता है। तो ये होता है भारत गणराज्य की कंपनी का मतलब। खैर, टॉपिक यहाँ पर ये आते हैं कि कल खुल्लम खुल्ला ये कह दिया है भारत सरकार ने कि हम 23 कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कैबिनेट अप्रूवल ले चुके हैं। हम आने वाले फिस्कल में 1,75,000 करोड़ मार्केट से उठाने वाले हैं उन कंपनियों को बेच के जो कंपनियाँ अभी तक सरकार को सरप्लस डिविडेंड दे रही थी। प्राइवेटाइजेशन के हक़ में बोलने वाले वो लोग हैं जो व्यापारी वर्ग है। प्राइवेटाइजेशन के हक़ में बोलने वाले लोग वो लोग हैं जिनको एक नेगेटिव ओपिनियन है सरकार के प्रति, सरकारी कर्मचारियों के प्रति, सरकारी रवैये के प्रति। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं किसी भी सेक्टर से हूँ, मैं किसी सेक्टर से ना हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सच्चाई है कि भारत में करप्शन एक फैक्ट है। और ये भी सच्चाई है कि सरकारी नौकरी पाने के बाद आदमी आम जनता के मतलब सेवा करने के इरादे से काम नहीं करता है। सबका अपना अपना कंफर्ट जोन होता है, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, उनको देखता है। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश रहा है जिसमें सरकारी नौकरी देखकर शादियां होती हैं, सरकारी नौकरी ना मिलने की वजह से लोग सुसाइड करते हैं। तो कुल मिला के वेस्टर्न वर्ल्ड के अप्रोच और इंडिया के अप्रोच में ज़मीन आसमान का अंतर है, ये मानना पड़ेगा। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में बोलने वाले वो लोग हैं जो या तो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, या गवर्नमेंट जॉब में सर्विंग है, या फिर जो कैपिटलिस्ट कल्चर के अगेंस्ट हैं। अब कैपिटलिस्ट कल्चर क्या होता है, कम्युनिस्ट कल्चर क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, ये एक ऐसे गहरे कंसेप्ट हैं जो मैंने सुने बहुत हैं। टू बी फ्रैंक, मैंने कभी उनको ऑब्ज़र्व नहीं किया, और मैं सच बताऊँ तो समझ भी नहीं पाया कि जो चीज़ किताब पे बेटर दिख रही है क्या वो ग्राउंड रियलिटी पे भी उतनी ही इफ़ेक्टिव होती है। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका के अंदर HIV की दवाई बनती है, और वो दवाई बनाने वालों को शायद 50 सेंट्स की पड़ती होगी या मैक्सिमम $1 की पड़ती होगी। बट जब वो मार्केट में आती है तो वो $80 $90 की दवाई पड़ती है। ये जो प्रॉफिट है बीच में 70-80 टाइम्स का, ये इंसान के जीने और मरने और लोगों के कॉरपोरेट एक्सपेक्टेशंस के बीच का डिफरेंस है। इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन के बीच का डिफरेंस। 1969 और 1980 में भारत सरकार ने, इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइजेशन किया था बैंकों का। इन बैंकों के नेशनलाइजेशन के पीछे मकसद ये था कि सूदखोर व्यवस्था से पीछा छुड़ाया जाए। अगर आप लोग खुशकिस्मत हैं, ऊपर वाले की कृपा है आप पर, माँ लक्ष्मी की कृपा है, तो आप शायद प्राइवेट बैंक्स में जाते होंगे, आपके पास क्रेडिट ओपिनियन होगा, क्रेडिट रिपोर्ट्स होंगी। लेकिन आप इस चीज़ को झुठला नहीं सकते हैं कि आज भी माइक्रो फाइनेंस इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज भी मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री माइक्रो फाइनेंस के चंगुल में फंसा हुआ है। चंगुल में फंसा हुआ मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद कई बार, मैं सूरत शहर की बात बताता हूँ आपको। मैं सूरत में शाम को जब बैचलर था तो मैं घर पे चाय नहीं बनाता था, मैं बाहर जाके चाय पीता था शाम को 7 बजे 8 बजे के आसपास। तो मैं कई बार जब चाय पी रहा होता था तो उसके पास एक लड़का आता था बाइक लेके चाय वाले के पास, और फिर वो दबी ज़बान में चाय वाला उसको कुछ रुपए देता था और फिर वो चला जाता था बाइक पे डेली कुछ लिख करके। तो पहले तो मैंने पूछा नहीं कि ये क्या है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ये डेली कलेक्शन वाला बिज़नेस है। यानी आप मजबूरी के समय पैसा लेते हैं, मान लीजिए 10,000 आपने लिया, तो वो आपका डेली का कलेक्शन बांध देते हैं कि अगर आपने डेली के 100 रुपये कमाए हैं तो आप मुझे शाम को 100 रुपये दे दीजिए आने वाले 30 दिन के लिए, आने वाले 20 दिन के लिए, आने वाले 100 दिन के लिए। इस तरह से आपका कर्जा चुक जाएगा। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम वाली बात है वो ये है कि इस ब्याज के चक्कर में जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है वो आम आदमी को देना पड़ता है 36 से 48%। जी, वो इंटरेस्ट जो आपको एक आम बैंक में, सरकारी बैंक में 8 से 10% का पड़ता है, वो बाहर के रेट में आपको 46 से 48% का पड़ता है। हमने कई बार सुना कि पीढ़ियों की पीढ़ियाँ ज़मींदारों के यहाँ, सूदखोरों के यहाँ बंधुआ मजदूर बन के रही। बाप का कर्जा चुकाते चुकाते बेटा पूरी ज़िंदगी खेत में मजदूरी करता रहा।
ये बात पुरानी नहीं है कि कलकत्ता में हाथ रिक्शा चलते थे। ये बात भी पुरानी नहीं है कि 50,000 के जो इंस्टेंट एप्लीकेशन में लोन आ रहे हैं आज की तारीख में मोबाइल पे, उसकी वजह से पिछले 20 से 30 दिनों के अंदर 7 से 8 लड़कों ने सुइसाइड किया है। आप हिंदुस्तान को प्राइवेटाइजेशन की राह पर डालिए। मैं खुद चाहता हूँ, मैं इस चीज़ के खिलाफ थोड़ी हो सकता हूँ, मैं मेरे देश के पैसे के खिलाफ थोड़ी हो सकता हूँ। प्रधानमंत्री तो आज आए हैं, प्रधानमंत्री तो 6 साल से हैं, देश तो उससे पहले भी था। कई योजनाएं, गरीबों के लिए योजनाएं तो कई वर्षों से चली आ रही है। मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री की उम्र उतनी नहीं है जितने देश को आज़ाद हुए साल हो गए, और उससे भी ज़्यादा आप में से किसी की उम्र नहीं है, किसी का नॉलेज नहीं है जितना पुराना हिंदुस्तान देश है, भारतवर्ष की सभ्यता है, संस्कृति है। मुझसे ज़्यादा खुश कौन होगा अगर भारत तरक्की के पथ पर जाता है। लेकिन ये कह देना कि हमने भैया जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व कर लिया है, अब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, अब हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, तो ये एक ओपिनियन मुझे समझ थोड़ा कम आता है। हाँ, मैं फिर भी ये नहीं कह रहा कि मैं सरकार के इस फैसले के खिलाफ़ हूँ। मेरे अपने कंसर्न्स हैं इस क्वेश्चन को लेकर। एक क्वेश्चन जो सबसे बड़ा ये है कि आप बैंक्स को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अदर देन दैट, जब आप 65,000 करोड़ कमाने वाली कंपनी को प्राइवेटाइज कर सकते हैं, जो 5 साल में सरकार के खजाने में 65,000 करोड़ दे रही है, तो मेरी या मुझ जैसे की औकात या हैसियत नहीं है कि हम ये कहें कि आप इस फलाह बैंक को प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं। ये सरकार का काम है, तो आप सरकार को जो कर सकते हैं कीजिए। हम में से किसी की हिम्मत नहीं कि हम आपके खिलाफ खड़े होकर कहें कि आप ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। आप करेंगे, कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि क्या हिंदुस्तान ने वाकई में फाइनेंशियल इंक्लूजन पूरी तरह अचीव कर लिया है। ये वही देश है सर जहाँ आज भी मेजॉरिटी ऑफ द अमाउंट किसानों की सब्सिडी पे जा रहा है। इसके अलावा मनरेगा को आपको हज़ारों करोड़ का बजट देना पड़ रहा है। चाइना मुँह बाए खड़ा है। उसके बाद पाकिस्तान का ख़तरा हमारे सर पे नहीं है। और शायद आप लोगों को पता नहीं है कि पाकिस्तान की CPEC के साथ साथ श्रीलंका के हम्बनतोता पोर्ट पर भी चाइना आकर खड़ा हो गया है। उधर गवादर भी पाकिस्तान और चाइना के साथ इन्वॉल्व हो गए, ईरान भी, क्योंकि हम लोगों ने लैक्सिटी दिखाई। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम हिंदुस्तान को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए इस चीज़ को कर रहे हैं। ये बात सच है कि बीमारियां बहुत हैं, लेकिन अगर आपका शरीर मजबूत नहीं होगा तो आप औसतन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। एवरेज आप ज़्यादा बीमार रहेंगे ज़्यादा स्वस्थ रहने के कंपैरिजन में। तो कल बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट खड़े हो गए ये कहने के लिए कि सरकारी लोग काम नहीं करते हैं, सरकारी तंत्र काम नहीं करता है। ये बिल्कुल सच बात है, सरकारी तंत्र काम नहीं करता है। लेकिन आप इस चीज़ को भी गांठ बांध लीजिए, दिल में बसा लीजिए, अपने आँखों में लिख के रख लीजिए कि ऐसा नहीं है कि देश के अंदर 2 गुजराती काम कर रहे हैं तब देश चल रहा है। भैया झुंझुनू के सीकर के किसी न किसी माँ ने अपने बेटे को भेजा है बॉर्डर पे। कैप्टन सौरभ कालिया की माँ ने भेजा था अपने बेटे को बॉर्डर पे। विक्रम बत्रा के पिता ने गर्व के साथ भेजा था अपने लड़के को बॉर्डर पे। अब ऐसा नहीं है कि अगर ये 2 गुजराती नहीं होते तो देश नहीं चलता। देश चल रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने पर ऐसा पुलिस वाला ज़रूर है जो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। पुलिस वाले भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वत लेते हैं, घूस लेते हैं, तो उनका भी जो खुलासे करते हैं वो पुलिस वाले ही करते हैं। खोजी पत्रकारिता, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ख़त्म हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि देश के अंदर से भ्रष्टाचार, फ्रॉड ख़त्म हो गया है। आप बने रहिए भक्त किसी पार्टी के, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप कहेंगे मैं भी 2 नारे लगा दूंगा, मुझे जीना है, मैं मेरे परिवार का सोचूँ या आपकी पार्टी के खिलाफ खड़ा हूँ, मेरे को कोई आज़ाद शौक़ नहीं है शौक़ बनने का। मैं महात्मा गांधी नहीं हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि महात्मा गांधी के समय पर अगर इंटरनेट या स्मार्टफोन रहे होते तो महात्मा गांधी के भी स्कैंडल आज फेसबुक पर चल रहे होते। लेकिन आप बेसिक इंडिया के डेप्थ में जाके देखिए, वाकई में हिंदुस्तान को भी एक इंफ्रास्ट्रक्चरल बूस्ट की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान को रीच करने की ज़रूरत है। आप लास्ट पर्सन तक रीच नहीं कर पाए हैं, ये फैक्ट है। आपके पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप मेरे शब्दों को पत्थर की लकीर समझ के मान लीजिए। लेकिन मैं जितना ऑब्ज़र्व कर पाया हूँ पिछले 6-7 साल में, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान अगर इस समय प्राइवेटाइजेशन के रास्ते पे जाता है तो आप लिख के रख लीजिए, जिस तरह से चाइना के अंदर पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, इंडिया के अंदर भी पॉल्यूटेड सिटीज़ की लिस्ट लग जाएगी। चाइना के अंदर उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन किया, उन्होंने वहाँ की आम जनता को चीप लेबर समझा है। आपको पता है वहाँ के अंदर आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस की वजह से प्रॉब्लम नहीं होता अगर आप वहाँ मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। लेबर लॉज के लिए आपको स्ट्राइक नहीं होती वहाँ पे। इसके अलावा आपको वहाँ इंश्योरेंस नहीं देना पड़ता, या आपका कर्मचारी 60 साल के बाद कैसे पेंशन लेगा उसके बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता। इसके लिए चाइना के अंदर बेतहाशा इंडस्ट्रीज़ लगी, चाइना के अंदर बेतहाशा प्रोडक्शन हुआ, और आज नतीजा ये है कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है वो चाइना से आता है। चाइना एक डंप यार्ड है। आप अगर ये डंप यार्ड हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं प्राइवेटाइजेशन करके, तो शौक़ से बनाइए सर। मेरी ज़िंदगी कितनी है, 70-80, खुशनसीब रहे तो 60 तो पार करेंगे। हमारे माँ बाप की ज़िंदगी कितनी है, खुशनसीब रहे तो लंबा जिएंगे। हमारे बच्चों का वो कहते हैं ना
कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर स्वस्थ रह पाएंगे तो रहना सिखाएंगे, नहीं सिखा पाएंगे तो कोई बात नहीं। अगर आप हिंदुस्तान को रखना चाहते हैं आगे, अगर आप हिंदुस्तान को एक हेल्दी देश बनाना चाहते हैं, तो आप ये प्राइवेटाइजेशन के आइडिया को सपोर्ट करने के पीछे की रैशनैलिटी को समझिए। और मैं फिर ये कहता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन का जो मंसूबा है वो देश के डेवलपमेंट से ज़्यादा क्रोनी कैपिटलिस्टिक कल्चर को बढ़ावा देने का है। आपको जो जी आता है आप कर सकते हैं, मैं या मुझ जैसा कौन होता है आपको कुछ कहने वाला। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान को एक डंपयार्ड बनने से बचा लीजिए सर। एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हर डिसीजन से पहले कम से कम आप उन लोगों को डिसीजन मेकिंग में शामिल कीजिए जो अभी तक हिंदुस्तान के उन संसाधनों तक को अचीव नहीं कर पाए हैं जो कि आज आप या मैं बहुत बेसिक स्तर का समझते हैं। जय हिंद।